अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पार्ट 4। पहले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर करवाया, ए टू ज़ेड हर चीज़ एक्सप्लेन की है। ऊपर आई बटन क्लिक करके आप प्ले लिस्ट पे जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहले हमारे पास आ रहे हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ हम करते हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मरीइंग द थिकनेस और ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ अ कार्डबोर्ड इज़। ठीक है, हम किसी शीट की कार्ड थिकनेस को मालूम करने के लिए, कार्डबोर्ड की या किसी भी शीट की थिकनेस को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, वो हम किसी चीज़ की डायमीटर मालूम करने के लिए होता है, डायमेंशंस वगैरह। और किसी चीज़ की मोटाई मालूम करने के लिए, ब्रीक्स चीज़ के लिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास आंसर होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, और अब 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसका जवाब होगा बी वाला। ठीक है, और ये 9 होता है ना, 9 वो नैनो होता है और फेम टू 15 होता है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, देखो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस को होता है। ठीक है, इसको डिस्टेंस हम किस तरह कहते हैं कि देखो डिस्टेंस कैसे होता है। अब वो जैसे ऐसे होता है कि अगर मैंने लाइट ईयर किससे कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट एक साल में एक जगह से, फर्ज करो एक सियारे से निकलती है, सन से निकलती है लाइट। ये सन है मेरे पास, इससे लाइट निकली और एक साल में यहाँ से निकली, एक साल में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करती है और किसी दूसरे शहर पे जाती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस लाइट एक साल में कवर करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन 1 लाइट ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो ट्रेवल करती है। ठीक है, आम स्पीड से नहीं, जो हमारे पास स्पीड है ना वो बहुत बहुत ही कम है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट अपनी स्पीड से एक ईयर में या एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करती है ना वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हमारे पास है कलर। कलर हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन कलर ऐसी चीज़ है जो हम मेजर नहीं कर सकते। रेड कलर है, कितना के रेड है मुझे नहीं पता, कितना के वो कम डी में है मुझे ये भी नहीं पता, मेजर नहीं ना कर सकता। वो मैंने देखने से पता लग रहा है, हम किसी चीज़, किसी टूल से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर नहीं कर सकते कलर को। इसलिए कलर हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल नहीं है हमारे पास। विच अगला है विच when using a mercury। ठीक है, when using a measuring standard one precaution is take to। ठीक है, जब हम measuring standard इस्तेमाल करते हैं कौन सी प्रिकॉशन हमने लेनी है जिसका ध्यान रखना है। इसका जवाब हमारे पास आता है, देखा जाए तो लुक एट द मेनिकस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। ठीक है, ये भी गलत है। टी सेवन रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम वन मोर देन वन डायरेक्शन, ये भी नहीं ठीक। पोजीशन ऑफ द आई इज लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिकस। ठीक है, ये ठीक है। चौथे वाला, चौथे वाला इसमें ठीक होगा। ठीक है, मैं ये सर्कल बना दिया था, सही नहीं बना। देखो सिलेंडर में जीरो एयर नहीं होता हमारे पास। लुक एट द मेनिकस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेनिकस जो होता है ना मेरे पास वो ऐसे सिलेंडर होता है, और जो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये कर्व होता है, ये लाइन के साथ होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसे नीचे देखो, ये भी ठीक नहीं होता। टेक सेवन रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज़्यादा डायरेक्शन से देखेंगे तो फ़ायदा तो कोई नहीं, पर अलग से भी एरर भी बन सकता है उसमें, तो ये भी नहीं ठीक। चौथे वाला ठीक है मेरे पास, सेट करके लिखते हैं, ये टिक कर देता हूँ कि पोजीशन द आई इन द लाइन विद बॉटम ऑफ द मैनिकस। ठीक है, जो मैनिकस का बॉटम होता है ना वहाँ से हमने लाइन की पोजीशन, ये देखो लाइन है ये मेरे पास, ये मैनिकस है। ठीक है, यहाँ से हमने मेजर करना है, यहाँ से हमने देखना है, देखो पोजीशन द लाइन। ठीक है, पोजीशन द आई इन द लाइन। ठीक है, लाइन विद बॉटम ऑफ द मैनिकस, तो ये चौथे वाला इसका बनता है जवाब। ठीक है, आगे है वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय यूर पर डे इज एस्टिमेटेड इन। तो हमारे पास सिंपल सा लीटर, हमें पता है हम लीटर में 1 लीटर पानी पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं। ना क्यूबिक मीटर हम इस्तेमाल करते हैं, ना मिली की लीटर पर इस्तेमाल करते हैं, ना हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। पानी हमेशा लीटर में ही हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट है उसका मेयरिंग का।
डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मेयर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मेयर किस डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मेयर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ अ लिक्विड, मास ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की वॉल्यूम की निकालने के लिए जो सॉलिड हम रिजोल्वेबल नहीं होता हमारे पास उसको हम फिर डिस्प्लेसमेंट कैन में डालते हैं, जिससे ओवरफ्लो पानी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैन है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम उसके अंदर स्लो स्लो डालना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे होता है ओवरफ्लो पाइप, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है ओवरफ्लो के ज़रिए से, और ये हम बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं, और जो बीकर में जितना पानी इकट्ठा होता है उसको हम मरीन सिलेंडर में डालते हैं, और मरीन सिलेंडर बता देते हैं कि इसका इतना वॉल्यूम आया है और उतना ही वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आगे है मेरे पास टू रोड विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड, डिफरेंस इन द लेंथ इज, इसका जवाब होगा मेरे पास डी वाला 2.021 सेंटीमीटर। हाँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, 12.321, ठीक है, पॉइंट आ गया, नीचे वाले लिख रहे हैं 10.3 माइनस किया, ये 1 क्या हो गया 0, 2 वैसे नीचे आ गया, ठीक है, 2 - 0 2 आता है, पॉइंट लगाया, 3 - 3 क्या हुआ 0, ठीक है, 2 1 7 वैसे नीचे आ गया, तो असल वैल्यू क्या बनी 2.021, ठीक है, ये मेरे पास होगा इसका जवाब, ठीक है, तो मेरे पास सही जवाब होगा डी वाला। 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया विद वर्नी कैलिबर की मदद से, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट, ठीक है, किसकी रीडिंग ज़्यादा करेक्ट होगी? इसका जवाब होगा मेरे पास 3.47, 1.10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक, ठीक है, अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, कौन सी मेजरमेंट रिप्रेजेंट द थिकनेस जो बुक की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक, ठीक है, एक बुक है मेरे पास, ठीक है, अब सब ने मेजरमेंट्स नहीं है उसकी, वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी मेजरमेंट एक बुक की एक शीट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। अब देखो कि इसमें हमारे पास 620 के पास -25 मीटर है, ये इतना ब्रीक है, ये इतना ही छोटा है, कि इतना ज़्यादा छोटी वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास कि इतनी ब्रीक शीट हो ही नहीं सकती, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीक शीट है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इतनी ब्रीक शीट नहीं होती हमारे पास, मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं है। 10 की पावर 1/10 की पावर -4 मीटर, ये इसको अभी हम पेंडिंग करते हैं, 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर, ये फेमटोमीटर में आ रहा है, ये इतना ज़्यादा कम है कि ये भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इतनी ब्रीक शीट हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा ब्रीक है ये, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में डाउट है, ये 4 × 10 के पावर -2 मीटर, इसका मतलब है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर अच्छी खासी वैल्यू होती है, इतनी मोटी शीट हमारे पास नहीं होती आम जो हम इस्तेमाल करते हैं, शीट तो ब्रीक होती है, फर्क शीट का मतलब कागज़ की बात कर रहे हैं, कागज़ की, तो इतनी ब्रीक शीट हमारे पास, इतनी मोटी शीट हमारे पास नहीं होती, ये 4 सेंटीमीटर मोटी हो, अच्छा खासा मोटा पेपर होता है, तो मतलब ये भी जवाब नहीं हुआ। अब ये बनता है मेरे पास, इसका बनता है 0.1 मिलीमीटर, ये हमारे पास रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस तरह के पेपर आते हैं, जब हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस तरह के पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरे पास जवाब होगा बी वाला, इसका जवाब है बी वाला। 11 वाले का हमारे पास जवाब है 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसमें पहला हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हम सारा पार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी के हम मेजर कर सकते हैं, इफ़ यस देन हाउ, अगर कर सकते हैं तो फिर हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसका है हमारे पास जवाब यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड, वो भी मेजर कर सकते हैं हम यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए और प्रोक्सिस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है ख्याली, ठीक है, लाइक हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस आर मेड थ्रू सर्वे, ठीक है, हमें पता है कि खुशी
और इंटेलिजेंस जहानत हम सर्वे के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोग ज़हीन हैं, इस मुल्क में इतने ज़हीन लोग हैं, या इतने ज़्यादा खुशहाल लोग इस दुनिया में रहते हैं, या इस मुल्क में रहते हैं। उसको हम अब्स्ट्रैक्ट सर्वे के ज़रिए मेजर करते हैं। ये ख्याली बात होती है ना, कितना कोई कितना खुश है। टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। कोई टेस्ट हम लिख सकते हैं कि बंदा कोई टेस्ट दे दें हम बना के, क्वेश्चंस इंटेलिजेंट बंदा उसको आसानी से हल कर लेता है, तो उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, खुश रहते हैं, ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं। उससे हम उसको बता सकते हैं कि इस तरह के लोग इस इलाके में पाए जाते हैं। दीज मेथड यूज़ इंडायरेक्ट मेजर, ठीक है, ये मेथड हमारे पे इंडायरेक्ट मेजर्स होते हैं। तो सेस दीज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हम उसको सही सही मालूम कर सकें अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट ख्याली बातें होती हैं, ख्याली कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, जो हम इस तरह मेजर करते हैं। बाकी तो फिजिकल चीज़ तो हम किसी टूल से मदद करते हैं, जो मेजर करते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल जो चीज़ें होती हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेजरमेंट? नेम इज टू पार्ट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज। मेजरमेंट क्या है? किसी चीज़ का साइज़ को मालूम करना। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। डिग्री, किस डिग्री पे ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की। यूजिंग आ स्टैंडर्ड यूनिट, या हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी टू एन नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो एक बात आपने याद रखनी है, मेजरमेंट क्या होता है? फर्ज करो मेरे पास ये एक स्केल है 1 फुट का, ठीक है, 1 फीट का स्केल है। मैं आपकी पेंसिल या आपके पेन इससे नापता हूँ, ठीक है। ये मैंने तीर बनाया, फर्ज करो पेंसिल का, मेरे पेंसिल है। अब मैंने ये पेंसिल नापनी है इस स्केल की मदद से। स्केल मेरे पास 1 फुट का होगा तो मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास आएगा, ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल मेरे पास होगा तो मैं बता सकता हूँ ना कि पेंसिल इतने फुट की है, ठीक है। समझ आई ना बात आप लोगों को? पेंसिल इतने फुट की है, वो एक रबड़ इतने फुट की है, ये इतने सेंटीमीटर की है, इतने मिलीमीटर की है। एक स्टैंडर्ड यूनिट, ये एक स्टैंडर्ड टूल हमारे पास होना चाहिए, उसकी मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे पास? स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं मैग्नीट्यूड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डेट एक्सप्रेस द अमाउंट और स्टैंड द क्वांटिटी बीइंग मेड, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेरे पास, एक्सप्रेस करती है अमाउंट, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 ये होती है, कितनी अमाउंट में चीज़ है, ठीक है, ये बताती है। और स्टैंड, कहाँ तक हमने चीज़ को मेजर करना है, किस हद तक हम मेजर कर सकते हैं, हमें वो बताते हैं मैग्नीट्यूड, उसे कहते हैं। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है मेरे पास जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करता है, ठीक है। देखो ना मेरे पास फर्ज करो मैग्नीट्यूड है 4। अब 4 क्या है? केजी है, मीटर है, सेकंड्स है, क्या चीज़ है ये मैं आगे बताऊंगा। 4 केजी, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गया मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए मेजरमेंट करने के लिए? वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। हम स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए। इट अलाउज मेजरमेंट टू बी इट अलाउज मेजरमेंट टू बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड, compared and communicated clearly, preventing confusion and ensuring reliable result in science, industry and everyday life। मतलब क्या इस लाइन का कि इट अलाउज मेजरमेंट टू बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड, मतलब कि 1 किलो आप अगर पाकिस्तान से उठाकर यूके ले जाओगे ना, या फ्रांस ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, तो वो भी 1 किलो ही रहेगा, ठीक है। 1 किलो पाकिस्तान में और यूके में और अमेरिका में, ठीक है, 1000 ग्राम ही होता है, ठीक है। 1000 ग्राम, सॉरी एम नहीं आना, ठीक। इसका ये कह रहा है कि हम यूनिवर्सली उसको एक ही चीज़ को अंडरस्टूड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी दो मुल्क की चीज़ों को, किसी मेजरमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, हम इजीली बता सकते हैं। कम्युनिकेटेड, आप कहीं किसी मुल्क जाओ, आपको मुझे 1 kg कोई चीज़ चाहिए तो आपको 1 kg ही देगा, ठीक है। प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन नहीं होती। आप कन्फ्यूजन कैसे होगी मुझे कि अगर फ़र्ज़ करो हर एक अपना अपना यूनिट होता है, तो मैं पाकिस्तान की चीज़ जाके कहता है कि मुझे 1 kg दो, यूके का 1 kg भी क्या पता 500 ग्राम का होता। अगर मेरे पास अपना अपना सबका यूनिट होता, अब स्टैंडर्ड यूनिट है kg, तो इसका मतलब 1000 ग्राम ही रहेगा, ठीक है, ये बात होगी। और इंश्योरिंग रेबल रिजल्ट सेम आते हैं इन साइंस में, इंडस्ट्रियल में और एवरीडे लाइफ, ठीक है। इसका जवाब सिंपल सा है।
क्वेश्चन नंबर 1.4 है, चौथा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी हैं, वेलोसिटी, फोर्स और एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क, ठीक है, आप अपने डेस्क की हाइट को बताने के लिए कौन सा एसआई यूनिट इस्तेमाल करोगे। टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क यू वुड यूज द एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। हमें पता है ना डेस्क ऊंचा होता है हमारे पास, फर्ज करो ये डेस्क है हमारे पास, ठीक है, ये ऊंचा होता है। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा, वो देखो एसआई यूनिट की बात कर रहा है, फीट एसआई यूनिट नहीं है मेरे पास, जो फुट है ना वो एसआई यूनिट नहीं है मेरे पास, मीटर एसआई यूनिट है, तो हम उसको मीटर्स में बताएंगे। However, for practical purpose, centimeter which is सब यूनिट ऑफ मीटर इज ऑफन यूज। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें कोई इसको डेवलप करना है या कोई दोबारा बनाना है डेस्क, फिर हम सेंटीमीटर में उसको नाप सकते हैं, जो उसका सब यूनिट है मीटर का, ठीक है। कभी कभी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीटर ही इस्तेमाल होता है। फिर बताता चलूँ, वो ऐसे यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, फुट है ना, फुट वो पाकिस्तानी यूनिट है, या वो दुनिया में भी इस्तेमाल होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, दुनिया में मीटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स, ठीक है, उनके नेम लिखने हैं एसआई बेस यूनिट्स के, और उसके हमने सिंबल्स भी लिखने हैं। उसमें पहला है लेंथ, जो मीटर्स का सिंबल है, और मास किलोग्राम है इसका, टाइम सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में करते हैं, टेम्परेचर केल्विन में करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में करते हैं, और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला में हम सीडी में उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, और हैप्पी न्यू ईयर, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप न्यू ईयर हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1.7 पे आते हैं। वाई प्रीफिक्स इज यूज, प्रीफिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं। नेम 3 सब मल्टीपल्स, हम 3 सब मल्टीपल्स बताएंगे, एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्स विच देयर सिम्बल्स, ठीक है, उनके साथ सिम्बल्स हम बताएंगे। प्रीफिक्स आर यूज इन एसआई सिस्टम्स, ठीक है, टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एसआई सिस्टम में बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को आसानी से बताने के लिए। कन्वीनियंटली का मतलब कि आसानी से बताने के लिए। दे हेल्प टू सिंप्लीफाई, हमें मदद करती है, आसानी पैदा करती है, सिंप्लीफाई करती है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेकिंग देम ईजी टू अंडरस्टैंड, उनको आसान करती है, हमें आसानी समझ आते हैं और आगे हम उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। सब मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, मिलीमीटर्स, ठीक है, 10⁻³ इसको हम एम से मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर है, ठीक है, सिंबल। माइक्रोमीटर, ये इसका सिंबल है 10⁻⁶, और मेरे पास यहाँ पे नैनोमीटर है 10⁻⁹, जिसको हम एन से, इसका सिंबल एन है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल और मल्टीपल। किलो 10⁻³ केसेस का सिंबल है, मेगा, मेगा है मेरे पास 10⁻⁶, उसको हम एम से शो करते हैं। गीगा 10⁻⁹, उसको हम जी से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास 1.8, व्हाट इज मेंट बाय 5 पिकोमीटर, 15 नैनोसेकेंड, 6 माइक्रोमीटर एंड 5 फेम्टोसेकेंड्स। इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये। 5 पिकोमीटर का मतलब है 5 पिकोमीटर, ठीक है, पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है। बस एक्सप्लेनेशन विच इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻12, ठीक है, ये जो साइन है ना इसका लिखा हुआ, इसका मतलब है 5 × 10⁻⁻12, ठीक है, मीटर, इसका मतलब ये है। और मेरे पास है 15 नैनो सेकेंड है, 15 नैनो सेकेंड एन से शो करते हैं इसको हम, और इसका विच इज़ इक्वल टू 15 × 10⁻⁻9, मतलब 15 × 10⁻⁻9, ठीक है, सेकेंड। इसको हम जब क्लोज करके लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 15 नैनो सेकेंड। 6 माइक्रोमीटर है, इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। ये जो निशान होता है ना, ये इसको माइक्रो शो करते हैं, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 5 फेम्टोसेकेंड्स है, हमने ऊपर एमसीक्यूज में ही पढ़ा था, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास 1.9, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड, हम वर्नियर कैलिपर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। नेम इज 2 मेन पार्ट, उसके 2 मेन पार्ट बताओ। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो बताओ। व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, जीरो एरर होता क्या है ये बताओ। A वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमेंशन एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनल या एक्सटर्नल डिमेंशन एंड डेप्थ, किसी डेप्थ इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। विद हाई प्रिसीजन, मतलब कि बहुत एक्यूरेसी से या बहुत ब्रीक बीनी से, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, फर्ज करो मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक,
अब देखो कि इसकी डेप्थ होती है ये, ठीक है, ये इसकी होती है डेप्थ। डेप्थ फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हम उसकी मोटाई, गोलाई, या उसकी डिमेंशन कितना मोटा है, कितना गहरा है, वगैरह वगैरह सारे इस्तेमाल करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये टू मेन पार्ट, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, उसके दो मेन पार्ट होते हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन को डिवाइड करना है बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल टोटल नंबर डिवीजन है, उससे हम उसको डिवाइड करके उसके लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। जीरो एरर अकर व्हेन जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑन मेन स्केल। ठीक है। व्हेन द जॉ आर कंप्लीटली क्लोज इट इंडिकेट्स अ कैलिब्रेशन एरर। हमें बताता है कि यहाँ पे कैलिब्रेशन एरर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिएगा, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी आर शोन करेक्ट लेंथ एंड वाई। देखो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल 5.5 सेंटीमीटर का बता रही है। ठीक है। अब हम सॉरी ये 6 सेंटीमीटर है, 5.5 नहीं 6 है, थोड़ा सा आगे गया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि इसकी रीडिंग कौन सी सही है। हमें पता है कि रीडिंग बी वाली सही है, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था कि जब हम इस तरफ से देखते हैं पैरेलैक्स एरर बनता है तो हमें ये रीडिंग थोड़ी बताता है। ठीक है, 5.9 बताइए ना उसने। जब हम इस तरफ से देखते हैं राइट साइड से तो हमें रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बताता है, जिसने यहाँ बताइए 6.1। तो हमारे पास ये ठीक है रीडिंग 6 सेंटीमीटर। और वाई क्या है, हमें पता है कि पैरेलैक्स एरर हमारे पास होता है, जिसकी वजह से हमारे पास रीडिंग कम या ज़्यादा आती है। इसलिए हमने बिल्कुल सामने रख के ये सामने आंखें से सीधा देखना होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर देखना होता है, फिर हमारे पास रीडिंग सही आती है। अब हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ये पहला हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इन व्हाट यूनिट यू एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग। आप किस यूनिट में इनको एक्सप्रेस करोगे, मतलब कि थिकनेस ऑफ कॉइन्स आप किस यूनिट में लिखोगे। हाँ याद रहे आपने ऐसे यूनिट का इस्तेमाल करना है। दूसरे यूनिट्स जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग के लिए, वो नहीं करना। ये बात मैंने क्यों कही आगे आपको पता लगेगा। अब देखो थिकनेस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, हमें पता है कि ये मिलीमीटर में ही मेजर हो सकता है। ठीक है, मिलीमीटर में इसको मेजर किया, दोबारा लिख लेते सही करके। ठीक है। लेंथ ऑफ अ बुक, हम जो हमारे पास बुक्स होती हैं, देखो कि इस साइज़ की एक बुक होती है, वो कभी कभी 1 फुट की भी होती है। ठीक है। और बड़ी किताब 1.5 फुट की भी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी होगी, मतलब 1 फीट के अंदर अंदर होती है। तो इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। फर्ज करो अगर वो पूरी 1 फुट की भी है ना, तो हमने उसका फुट नहीं कहना। फुट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, ये अपने पास जेन में रखनी है। फुट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर में है बुक लेंथ ऑफ बुक मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड है जो मेरे पास, वो मीटर के अंदर मेजर किया जाता है और यूजली 100 मीटर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, आपको पता है कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कि हम लाहौर से फैसलाबाद 280 किलोमीटर दूर है या 200 किलोमीटर दूर है, हम इसको किलोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस का। और मास ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है, 5 रुपये कॉइन है हमारे पास, सिंपल हमें पता है कि मास उसका हम ग्राम में ही मेजर करेंगे। और मास ऑफ अ स्कूल बैग हमें पता है वो केजी में ही मेजर होता है। और ड्यूरेशन ऑफ अ क्लास पीरियड, तो ये हमारे पास मिनट्स में होता है। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इन अ टैंक ऑफ कार, लीटर में मेजर करते हैं। और टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, ये भी मिनट्स में ही हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का, वो तो मैंने बुक पे करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1.2 है, ये मैं आपको पीडीएफ फाइल मैं मतलब वर्ड फाइल में आपको करवा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं अपलोड भी कर दूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसमें है वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। ये कह रहे हैं कि एक दर्जी होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए क्यों मददगार साबित होता है। ठीक है। इसमें है अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्पफुल आ टेलर बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो उसको टेलर को हेल्प करता है, पहली बात एक्यूरेसी पे, एक जितना कपड़ा ही उससे वो मेजर कर सकता है। व्हेन टेकिंग बॉडी मेजरमेंट्स, जिससे वो बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं, मतलब कि हम स्टैंडर्ड यूनिट है बॉडी मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में लेते हैं या इंच में लेते हैं या गज़ में लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसको उससे हेल्प लेता है। और बॉडी मेजरमेंट्स मतलब बाजू, टांग, कमर वगैरह उससे नाप लेता है, जिनकी टेप उनके पास होती है। कटिंग फैब्रिक्स
कपड़े काटने में इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे एक गज़ कपड़ा लेना है तो उसमें 2-3 फुट होते हैं मेरे ख्याल से, तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो। स्टिचिंग गारमेंट्स कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल होता है। इट अलाउज़ फॉर प्रॉपर साइजिंग, इसलिए इसको फ़ायदेमंद साबित होता है प्रॉपर कपड़ा सीने में, एक सही साइज़ का सीने में। फैसिलिटेट, उसको मददगार होता है कम्युनिकेशन कस्टमर से बात करने के लिए। इतने गज़ आपने कपड़ा दिया था, पाकिस्तान में चलता है इतना, ये इसकी ये चीज़ बनेगी, इसकी ये चीज़ बनेगी, इसकी ये चीज़ नहीं बन सकती। वो आसानी से कह सकते हैं कि इतने गज़ की ये चीज़ बनेगी, ये नहीं बनेगी, वो कितने आसानी से हमें बता देते हैं। एंड हमें यकीन दिलाते हैं इंश्योर डैट क्लॉथ्स फिट वेल, और हमें यकीन दहानी करवाई जाती है उससे कि आपको कपड़े बिल्कुल सही सही फिट आएंगे, ना ज़्यादा टाइट होंगे ना ज़्यादा खुले होंगे। एंड मीट एक्सपेक्टेशंस, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उस पर पूरा पूरा उतरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, यू आर प्रोवाइडेड आ मीटर स्केल, आपको एक फुटा दिया जाता है, एंड बंडल ऑफ पेंसिल, पेंसिल का बंडल दिया जाता है। हाउ कैन यू डायमीटर ऑफ पेंसिल भी मेड, पेंसिल्स का डायमीटर आप किस तरह मेड कर सकते हैं, जबकि हमें पता है डायमीटर होता है गोलाई, ठीक है, ये होता है ना सर्कल, सर्कल ये पॉइंट से यहाँ तक होता है रेडियस, और पूरी लाइन होती है डायमीटर। आप फुटा गोलाई कैसे नाप सकते हैं, ठीक है, ये उसने बताना है कैसे नाप सकते हैं। यूजिंग मीटर स्केल विद सेम प्रिसिशंस एज द वर्नियर कैलिपर, उतना ही आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था जितना वर्नियर कैलिपर जवाब देता है, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली, हमने इसको डिस्क्राइब करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरे पास, आई एम सॉरी, हाँ, इसमें है टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल यूजिंग अ मीटर स्केल, हमें मीटर स्केल इस्तेमाल करेंगे विद प्रिसिशंस कंपेरेबल टू वर्नियर कैलिपर, जिसकी प्रिसाइजेशंस होगी वर्नियर कैलिपर के तकरीबन वैसे की होगी, उससे कंपेरेबल होगी। फॉलोइंग दीज स्टेप, आप ये स्टेप को फॉलो करें। बंडल ऑफ पेंसिल टुगेदर, पहले हमने उनको एक पेंसिल को एक बंडल में करना है। अरेंज बंडल ऑफ पेंसिल्स टाइटली टुगेदर, ठीक है, आपने बंडल ऑफ पेंसिल अरेंज इस तरह करना है कि आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो, बिल्कुल जगह ना हो, इन अ सिंगल लेयर के अंदर, ठीक है। इंश्योर देयर आर नो गैप्स बिटवीन देम, ये आपने उसमें इंश्योर करना है कि वो उसमें गैप्स ना हो। मेजरिंग टोटल डायमीटर आपने मेजर करना है। यूज़ द मीटर स्केल टू इंश्योर द टोटल विथ ऑफ अ बंडल, हमने मीटर स्केल से उसकी टोटल विथ नाप लेनी है, ठीक है। विड्थ को चौड़ाई कहते हैं, लेंथ को ऊंचाई कहते हैं। काउंट द पेंसिल्स को गिनना है। काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल इन द बंडल के पेंसिल्स को हमने गिनना है। डायमीटर कैलकुलेट करना है। डिवाइड द टोटल मेयर्ड विड्थ बाय आर नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, जितना हमने विड्थ मेयर की होगी उससे हम पेंसिल्स जितने पेंसिल्स होंगे उसको डिवाइड करेंगे टू गेट द एवरेज डायमीटर ऑफ अ सिंगल पेंसिल, जिससे हम सिंगल पेंसिल का एवरेज डायमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वो कह रहा है कि अरेंज बंडल ऑफ पेंसिल टाइटली टुगेदर इन अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर में हमने पेंसिल्स को ऐसे, सिंगल लेयर होगी ना, टाइटली इनको आपस में जोड़ जोड़ के साथ एक बंडल बना देना है, ठीक है, बंडल बन गया। अब हमने फुटा रख के इसकी विड्थ नाप लेनी है। नाप ली, फर्ज करो इस बंडल में 10 पेंसिल्स हैं और विड्थ था ये मेरे पास 20, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 20/10 इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे पता लगा कि 2 सेंटीमीटर कह लो या बात 2 मिलीमीटर विड्थ है एक पेंसिल की। एवरेज डायमीटर ऑफ सिंगल पेंसिल इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको सिंपल एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब देखो आगे, अब इसकी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ टोटल विड्थ ऑफ द बंडल इज़ 50 मिलीमीटर, जब टोटल विड्थ बंडल की 50 मिलीमीटर है चौड़ाई, एंड 10 देयर आर 10 पेंसिल, उसमें 10 पेंसिल्स हैं। द डायमीटर ऑफ द वन पेंसिल इज, आपको पता है डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट होगा और पीछे क्या बचेगा 5। दिस मेथड हेल्प्स इम्प्रूव प्रिसिशंस, ये हमें मेथड हमें मददगार होता है प्रिसाइजेशंस को बढ़ाने के लिए बाय एवरेजिंग आउट ऑफ यूनियन पेंसिल वेरिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, ठीक है, एक एंड है मीटर स्केल का, वो उसका वहाँ से टूट गया। वेयर विल यू प्लेस द पेंसिल टू फाइंड द लेंथ, हम पेंसिल कहाँ रखेंगे, हम लेंथ निकाल लें। अब देखो, इफ़ द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, अगर मीटर स्केल का एंड टूट चुका है, वॉर्न आउट टूट गया है, यू शुड अवॉइड स्टार्टिंग मेयर फ्रॉम द डैमेज एंड। हमने देखो एक मीटर स्केल है मेरे पास, ये फुट है मेरे पास, ये इसकी लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। चलो हम दोबारा बना लेता हूँ, ये फुटा है मेरे पास, ठीक है, और कलर चेंज करते हैं, येलो नहीं ग्रीन करते हैं। अब यहाँ से लेके ना फुटा यहाँ तक टूटा हुआ है, ठीक है, ये हिसाब से टूटे का टूट चुका है। अब मेरे पास तो गिनती स्टार्ट हो रही है आगे। देखो कलर चेंज करते हैं पर्पल से, फर्ज करो ये 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक फुटा टूट चुका है, 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, फिर हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर,
ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया तो टूटा हुआ है, तो पेंसिल मैं कहाँ रखूँगा कि मेरे पास सही सही जवाब आ जाए। वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग मई द पेंसिल व फ्यू सेंटीमीटर इनवर्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि मई फ्रॉम डैमेज एंड, हमने डैमेज एंड से स्टार्ट नहीं करना, हमने पेंसिल रखनी है 2 से, ठीक है। 2 पे रख के उसको मेयर करना स्टार्ट कर देना है। वेयर स्केल स्टिल इंटैक्ट, यहाँ पे स्केल में बिल्कुल सही है। एंड द मार्किंग आर क्लियरली विजिबल, यहाँ पे हमें मार्किंग साफ साफ नज़र आ रही है। ये हिस्सा यहाँ से टूटा हुआ है, इसलिए हमें इसका नहीं पता वहाँ पे क्या मार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ द डैमेज इज एट वेरी टिप, यहाँ स्टार्टिंग पे डैमेज है, यू कुड स्टार्ट मेयरिंग द फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, उसने 5 सेंटीमीटर लिए, मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। दिस वे द मेयरमेंट विल बी एक्यूरेट, इस तरह मेयरमेंट एक्यूरेट आ सकती है। एंड यू कैन देन सब्ट्रैक्ट द ऑफसेट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अजाफी वैल्यू का। अब देखो कैसे, फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द यू मेयर, जितनी लेंथ होगी उससे मेयर से। फर्ज करो ये फुटा है मेरे पास 5 सेंटीमीटर से मैंने स्टार्ट किया, पीछे पहले 4 सेंटीमीटर उतरे हुए हैं, 5 से लेकर वो आगे गया 11 तक, ठीक है। अब मैंने इसको माइनस कर लेना, 5 से लेके फ़र्ज़ करो वो 11 तक, ठीक है। स्केल 5 से लेके 7 सेंटीमीटर तक वो मैंने नाप लिया। तो अब मैंने मेयर करना है 5 को 7 से, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, असल में 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है पेंसिल की, ठीक है। दिस इंश्योर डैट द मेजरमेंट रिफ्लेक्ट्स द फुल लेंथ ऑफ पेंसिल विदाउट एरर फ्रॉम वन आउट एंड, ठीक है। इस तरह हमें यकीन दहानी हो जाती है कि हमने बिल्कुल सही मेजरमेंट की है पेंसिल की, हालांकि स्केल हमारे पास टूटा हुआ था। वाई इज़ द बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल, ये हमारे पास बेहतर क्यों होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जो नापते हैं वो मीटर स्केल के बिल्कुल पास क्यों रखते हैं। इट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल टू मिनिमाइज एरर, इससे एरर कम से कम आते हैं, एरर रिड्यूस पैरेलक्स एरर कम से कम आते हैं, एंड मेक इट ईजियर टू रीड द मेजरमेंट एक्यूरेटली, और हमारी आसानी पैदा होती है कि मेजरमेंट को आसानी से पढ़ सके। मतलब कि ये फुटा है मेरे पास, ठीक है, स्केल है। आप वो चीज़ कह रहे हैं कि आप इसको इतना पास करके क्यों रखते हो, स्टिक फर्ज करो स्टिक है, मैंने नापनी है 5 सेंटीमीटर की, यार आप इसको इतना पास करके क्यों रखते हो। अगर हम इसको यहाँ दूर करके रख लें तो आपको पता ही है, आपने बचपन में सबने किया है मेजरमेंट्स, कि इतनी दूर रख के हम चीज़ को नाप सकते हैं, हमें तो सही तरह मेजरमेंट ही नहीं आएगी, कैसे हम हिसाब लगाएंगे कि उतना है, और इसमें पैरेलक्स एरर भी आ सकता है, इसमें काफ़ी मसले आ सकते हैं। इसलिए हमने जो चीज़ है उस स्केल के बिल्कुल पास रखनी है, साथ जोड़ के, फिर हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 है मेरे पास। इसमें हम क्या कह रहे हैं, वाई ए स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट ही क्यों चाहिए कि हम किसी चीज़ को आसानी से सही से मेजर कर सकें, कोई भी क्वांटिटी को। स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर क्वांटिटी करेक्टली, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट हमें चाहिए टू इंश्योर, यकीन दहानी के लिए, एक्यूरेसी, ठीक है, इन मेजरमेंट में एक्यूरेसी को हम यकीन दहानी के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड अ कॉमन रेफरेंस, हमें कॉमन रेफरेंस दी जाता है डेट अलाउ पीपल टू कंपेयर रिजल्ट्स रिलेबली, अवॉइडिंग कंफ्यूजन्स एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड एवरी डे एप्लीकेशंस। मतलब कि ये कह रहे हैं कि फर्ज करो 1 ग्राम है, यूनिट है ना, 1 ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है। अब 1 ग्राम है ना, ये आप किसी साइंटिस्ट को दे दो, ठीक है, आप किसी साइंटिस्ट को दे दो, किसी आप शॉपकीपर को दे दो, आप किसी सिंपल किसी बच्चे को दे दो, स्टूडेंट को दे दो, ठीक है, सब इसको 1 ग्राम ही समझेंगे। कोई भी इसे 2 ग्राम नहीं कहेगा, तो कोई भी इसे 1 मिलीग्राम नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जी साथ लगा है, जी का मतलब है ग्राम, तो एक साथ लगा है मतलब 1 ग्राम, अगर 2 होता तो 2 ग्राम होता। एक स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास ग्राम आ रहा है, इसी तरह फर्ज करो किलोग्राम है, 2 केजी है मेरे पास, तो अब 2 केजी आप किसी को भी दे दो, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, आप किसी दुकानदार को दे दो, किसी दूध वाले को दे दो, सब उसको 2 किलो ही ट्रीट करेंगे। मतलब 2 किलो दूध दे दो, 2 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो कोई चीज़ ले लो, आप कुछ भी ले लो, 2 किलो आपको 2 किलो ही देगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा ये जी, वो आपको 1.5 किलो नहीं दे सकता, आपको वो 2.5 किलो नहीं देगा, वो आपको उतना ही देगा जितना कि आपको, जितना आपने कहा है। एक स्टैंडर्ड यूनिट में बन गया ना, ये यूनिट पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में केजी 1000 ग्राम का ही होता है। आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, आप चाइना कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे 1 केजी को हर कोई 1000 ग्राम ही ट्रीट करता है। इसीलिए हमें यूनिट चाहिए होता है आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में लेन देन के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेज के लिए, मिल्स में, फैक्ट्रीज में, हमें हर जगह इसको स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, suggest some natural phenomena that could serve
एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। हमें कोई नेचुरल फिनोमेना बताओगे जिससे हम रीजनेबली एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकते हैं या एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड से बना सकते हैं। सम नेचुरल फिनोमेना डेट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड इंक्लूड। ये क्वेश्चन, ये आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। इसमें अर्थ रोटेशंस डे पहला आ गया। द टाइम इज टेक्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन full rotation on its axis about 24 hour can be used as standard time for a day। ठीक है, हम for a day हम 24 आवर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि मेरे पास एक ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है। हमें पता है कि अर्थ ऐसे भी चक्कर काटती है और अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे भी चक्कर काटती है। ठीक है, काटते काटते आगे आगे जा रही है। ऐसा अर्थ चक्कर पूरा करती है ज़मीन 24 घंटों में, और ऐसा चक्कर ज़मीन पूरा करती है जो ऑर्बिट के इर्द गिर्द होता है पूरा सन के इर्द गिर्द, तो 365 डेज में पूरा करती है। ठीक है, इसका हम स्टैंडर्ड टाइम बना सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बना सकते हैं, जो हम स्टैंडर्ड टाइम हम जिसको ले सकते हैं। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसके भी मैंने बात की। द टाइम इज टेक्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 365.25 डेज। ठीक है, सर्व एज अ ईयर, हम उसको ईयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एटॉमिक ट्रांजिशन इन एलिमेंट, एटॉमिक क्लॉक भी होता है, हाई लेवल की बात है, बस उन्होंने आपने इसको याद करना है। दिस ऑसिलेशन ऑफ एटम्स, द ऐसे एटम्स ऑसिलेट करते हैं सच ए सीरियम एंड रेडियम, ठीक है, और रुबिडियम प्रोवाइड एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट। वो बहुत बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट्स हमें प्रोवाइड करती हैं। कॉमनली यूज इन एटॉमिक क्लॉक्स, जो एटॉमिक क्लॉक्स पे इस्तेमाल होता है फॉर प्रिसाइज टाइम कीपिंग। ठीक है, बस आपको इतना आपने इसको पढ़ना है क्योंकि हाई लेवल की चीज़ है ये। लूनर साइकिल क्या होता है? द फेस ऑफ द मून विच कम्प्लीट्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 29.5 डेज। हमें पता है कि तीसवीं का चांद बहुत ब्रीक होता है, फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हलाल भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, एक होता है फुल मून, ठीक है, एक होता है जो हाफ मून होता है बिल्कुल लोएस्ट लेवल, वो 29वीं रात को होता है, उसके बाद फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको लूनर साइकिल कहते हैं, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेचुरल फिनोमेना स्पेशली अर्थ रोटेशन एंड एटॉमिक ऑसिलेशन प्रोवाइड्स रिलायबल एंड मेजरेबल टाइम इंटरवल्स फॉर एवरी डे एंड साइंटिफिक यूज़। ठीक है, 1.9 है मेरे पास। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मैनिकस इन वाइडर वेसल वाई। ठीक है, वाइडर वेसल में मैनिकस को हमें पॉइंट आउट करना मुश्किल होता है। क्यों? मैनिकस क्या होता है? ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज। ये जो पॉइंट होता है ना, ये लोस्ट पॉइंट, इसको मैनिकस कहते हैं। ठीक है, ये लोस्ट पॉइंट होता है ना, जो ये लोस्ट पॉइंट, इसको मैनिकस कहते हैं। ठीक है, बात होगी। अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ा सारा सिलेंडर है मेरे पास, इसमें हम मैनिकस को क्यों आसानी से नहीं पॉइंट कर सकते, वजह क्या है वो हमने पढ़ना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट मैनिकस इन अ वाइडर वेसल बिकॉज द सर्फेस ऑफ द लिक्विड टेंड टू स्प्रेड आउट मोर। सिलेंडर तंग है, जगह कम है, तो ये पानी इस तरह आ गया। ठीक है, लेकिन जब जगह बढ़ गई है, इतनी बड़ी जगह होगी, तो पानी बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्ट्रेट। ठीक है, आपने देखा होगा बाल्टी में, ये टब में पानी होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसमें मैनिकस नज़र नहीं आता हमें। इन नैरो कंटेनर, जैसे ये सिलेंडर है, दैट लिक्विड स्टिक टू द साइड्स मोर क्लियरली। लिक्विड जो साइड पे ज़्यादा क्लियरली चिपका होता है, ये जुड़ा होता है, क्रिएटिंग अ शार्प, हमें एक वाज़े नज़र आता है, ईजी आइडेंटिफाइड कर्व। जो शार्प एज, ये कर्व बना हुआ है ना, इसको कर्व कहते हैं हम, ये चीज़ को, ये हमें वाज़े नज़र आता है। ठीक, जो बड़े कंटेनर में नहीं नज़र आता। इन वाइडर वेसल, बड़ा कंटेनर होता है, जो बड़े बर्तन होते हैं, द लिक्विड सरफेस इज फ्लैटर। हम बताया ना, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, पानी सीधा हो जाता है, हमने टब वगैरह में देखा ही होगा आपने। मेकिंग इट हार्डर, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो एक्यूरेट डिटरमाइन द एग्जैक्ट रीडिंग, जिससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एक बार याद रखना, रीडिंग हमने ढूंढनी होती है ना, ऐसे करके जो सिलेंडर है, वो हमने इस पॉइंट को देख कर ढूंढनी होती है, ये वाले पॉइंट को देख कर रीडिंग नहीं आती। ठीक है, ये वाले पॉइंट को देख कर रीडिंग नहीं आती। ये कर्व होता है ना, कर्व का एंड पॉइंट हमने मैं देखना होता है कि रीडिंग इसकी क्या है। इसमें कर्व नहीं बना मेरे पास, जिसकी वजह से एंड पॉइंट हमें नहीं पता लग रहा, इसमें हमारे पास रीडिंग मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर, कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब मेजर करने के लिए, और डेप्थ ऑफ अ बीकर को हम मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम बताना है। इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब को मेजर करने के लिए हमने इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर। कैन वी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर एक्यूरेटली। अब देखो टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, फर्स्ट करो टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, एक बीकर हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इसका जो इंटरनल डायमीटर ये है, बाहर वाला तो हम मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर की मदद से। इंटरनल कैसे मेजर करेंगे? इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो लगी रहती है ऐसे दो इसके टीथ, इससे मेजर करते हैं। ठीक है,
डेप्थ ऑफ द बीकर, बीकर की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, वो मेजर करने के लिए। वर्नियर कैलिपर और अ मेजरिंग टेप कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर। अगर बहुत बड़ी बीकर है तो हम इंची टेप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरिंग टेप जिसे कहते हैं। अगर छोटी सी है फिर हम उसको वर्नियर कैलिपर के पीछे टेल नहीं लगी होती है, टेल हम इसके अंदर डालते हैं और जितनी डेप्थ होती है हमें पता लग जाता है उससे। फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर आर प्रेफर्ड, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हम ज़्यादा प्रेफरली इस्तेमाल करते हैं। देखो ये बात करें टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब बहुत छोटी होती है, इसलिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करा। आपने देखा होगा स्कूल में वर्नियर कैलिपर तो छोटा सा होता है, आप नहीं सोचते होंगे कितनी बड़ी टब में, इतने बड़े सिलेंडर में वर्नियर कैलिपर का क्या काम, वो तो पूरा का पूरा अंदर चले जाएगा, उसके डूब जाएगा। तो वो बात करें टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसलिए आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहना है। और टेस्ट ट्यूब छोटी होती है इसलिए वो वर्नियर कैलिपर की टेल से ही हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है मेरे पास, इसका पहला है व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। इनका क्या मतलब है और हमने उसका नेम्स देने सिंपल्स। बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली एंड आर यूज टू एक्सप्रेस अदर क्वांटिटी, ठीक है। बेस क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम इंडिपेंडेंटली ज़्यादा तौर पे उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने की किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। दीज क्वांटिटीज आर फाउंडेशन ऑफ एसआई यूनिट्स, इसी की बिना पे, इन क्वांटिटीज की बिना पे एसआई यूनिट्स को हमने बनाए आगे, मजीद बनाए। फाउंडेशन मतलब उसकी बेस है, इसकी मदद से हमने मजीद यूनिट्स आगे ड्राइव किए। उसके बाद मेरे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव से नाम से पता लग रहा है कि ड्राइव की गई, किसी की मदद लेके बनाया गया है। डेट आर डिफाइंड, जो डिफाइंड जाती हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन की जाती हैं थ्रू मैथमेटिकल रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस की मदद से, सच एज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जाके मेरे जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से। एग्जाम्पल्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की, लेंथ मीटर में करते हैं, मीटर को लिखने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मीटर डायरेक्ट लिख दूंगा, उसको पता ही मीटर ही है। मास को केजी में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में करते हैं। केल्विन टेम्परेचर का स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है, डिग्री से नहीं है हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री हमारे पास फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट केल्विन है, क्योंकि पाकिस्तान में हम डिग्री को मानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास मोल है, और लिमिनेस ऑफ इंटेंसिटी मेरे पास सी डी है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्पीड, अब देखो स्पीड है ना, स्पीड मीटर ओवर सेकंड को डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, उसकी मदद आ गई ना मुझे। देखो मास ऑफ मीटर और सेकंड की, मास ओवर मीटर ओवर टाइम की, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम से हम कहते हैं इज इक्वल टू स्पीड होती है मेरे पास, उसकी मदद आ गई ना मेरे पास। इन्हीं की मदद से हम ड्राइव यूनिट बनाते हैं। अब स्पीड ड्राइव यूनिट है मेरे पास, फोर्स ड्राइव यूनिट है, एनर्जी ड्राइव यूनिट है, और प्रेशर भी मेरे पास ड्राइव यूनिट है। प्रेशर किस तरह निकल रहा है, केजी, ठीक है, ओवर केजी ओवर मीटर, ठीक है, स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव यूनिट इन एसआई, हाउ आर दे ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट। वो कह रहा है कि 3 एग्जांपल दो एसआई में ड्राइव यूनिट की, और वो बेस यूनिट से कैसे बनी वो भी हमें बताओ, ठीक है। पहला है हमारे पास स्पीड, ड्राइव फ्रॉम लेंथ, स्पीड हमें लेंथ से निकाल लिए, मीटर से, एंड टाइम से। इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये हमें बताती है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, जो टाइम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अगला है मेरे पास फोर्स है, फोर्स न्यूटन है मेरे पास, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम मास किलोग्राम से, लेंथ मीटर से, और टाइम सेकंड से। इट इज़ कैलकुलेटेड एज मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, ठीक है, के जी एम एस -2, ठीक है, एस नीचे है ना, देखो के जी एम, एस को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। एनर्जी क्या होती है, जूल। ड्राइव फ्रॉम फोर्स न्यूटन से, और लेंथ मीटर से, ठीक है। इट इज़ वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई, फर्ज करो इस पे ये ऑब्जेक्ट है, 1 न्यूटन फोर्स लगाई, और इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर का, उससे हम कहते हैं 1 न्यूटन। और न्यूटन मीटर और के जी एम स्क्वेयर सेकेंड पर स्क्वेयर, ठीक है। स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। सिमिलरिटीज़ क्या क्या है,
बोथ आर प्रिसिशन टूल, बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटी मेजरमेंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मेजरिंग स्मॉल डिमेंशंस। जो बहुत डिमेंशंस को हम लेंथ मास टाइम ही कह दो, ठीक है, लेंथ को ही कह लो आप डिमेंशन। तो बहुत छोटी डिमेंशन को मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बोथ मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमेंशंस, बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल डिमेंशन को मेजर करते हैं। मतलब कि डायमीटर, लेंथ कितनी है उसकी, ये डिमेंशंस की बात कर रहे हैं। रेडियस कितना है उसका, किस एंगल को है वो, तो उसको ये मेजर कर रहे हैं, उसको डिमेंशंस कहते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिमेंशन को मेजर करने के इस्तेमाल किए जाते हैं। बोथ आर मेन एंड सेकेंडरी स्केल फॉर एक्यूरेसी। वो मेन और सेकेंडरी स्केल ऑफ एक्यूरेसी के तौर पे वो इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों ही मेरे पास। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस है मेरे पास इसमें, पहला है रेंज, ठीक है, सॉरी, पहला मेरे पास रेंज है। रेंज में मेरे पास है वन ईयर कैलिपर मेयरिंग अप टू 150 मिलीमीटर। वन ईयर कैलिपर 150 मिलीमीटर तक मेयर कर सकता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 25 मिलीमीटर तक मेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसाइज है। रेजोल्यूशन माइक्रोमीटर हैज़ हाई रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर वर्सेस 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है इसकी। डिज़ाइंस वन ईयर कैलिपर है जॉ एंड डेप्थ रॉड। वन ईयर कैलिपर आपको पता है कि जॉ होते हैं, तीर किसके आते हैं, और उसके माइक्रोमीटर और डेप्थ रॉड भी होता है जिससे हम गहराई मालूम करते हैं, जिसको हम टेल भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है यूज स्पिंडल एनविल, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्पिंडल और एनविल को इस्तेमाल करते हैं। यूजेज क्या है, वन ईयर कैलिपर्स मेजर लेंथ इस्तेमाल करता है, डेप्थ और डायमीटर, तीन चीज़ें मेजर करता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेनली मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, एंड थिकनेस। माइक्रोमीटर का जो मेन दो काम होते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर आपने मेजर करना है और आपने उसकी थिकनेस को मेजर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन रीजंस फॉर ह्यूमन एरर। आइडेंटिफाई करो, ढूंढो और एक्सप्लेन करो कि इंसानों की जो एरर्स आते हैं, इंसान जो करते हैं वो कौन कौन से हैं, वजूहत क्या हैं। रैंडम एरर्स कैसे आते हैं, उसके वजूहत बताओ। सिस्टमेटिक एरर कैसे आते हैं। एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन एरर, कॉज मिस्टेक मेड बाय पर्सन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। बंदा को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने गलती कर दी, इसकी वजह से हमारे पास ह्यूमन एरर आ गया। एग्जाम्पल है उसकी इनकरेक्ट रीडिंग गलत ले सकता है। हैंडलिंग, उसने इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से हैंडल नहीं कर सका, उसको पता नहीं था इस्तेमाल कैसे करना है, ये मसला आ सकता है। डाटा उसने एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया, लेंथ कुछ और थी, बेदहानी में, जल्दबाजी में, उसको नहीं पता था कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, तो उसने गलत डाटा लिख लिया, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट आते हैं। डेविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम, जो हमारे पास जवाब होते हैं ना, वो दूर चले जाते हैं असल जवाब से, आउटकम से दूर चले जाते हैं, डेविएशन मुड़ जाते हैं कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रैंडम एरर है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। कोई ऐसी फ्लक्चुएशन होगी बिजली में, हमें नहीं पता था, प्रिडिक्ट नहीं था, पहले पता ही नहीं था, बिजली में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई, झटके लगना शुरू हो गए, मशीन ख़राब होगी, मशीन में मसला आना शुरू हो गया। इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और मेजरमेंट टूल, ठीक है, वही बिजली को आप ले लो, ठीक है, फ्लक्चुएशन उसी कहते हैं। या कोई जल्जला एकदम आ गया, ये भी कह सकते हैं, इसमें हमें नहीं पता था, एकदम कोई चीज़ होगी। एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल नॉइज़, मतलब बिजली ऊपर नीचे हो रही है। स्लाइड वेरिएशन इन टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो टेम्परेचर बेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया, मसला आ गया। मैकेनिकल वाइब्रेशन, कोई टेबल हिल गया, कोई चीज़ हिलना शुरू होगी, तो उसकी वजह से मसला आ सकता है। रैंडम एरर है, कुछ भी रैंडम एरर, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। इम्पैक्ट क्या होता है, कॉजेज डाटा, जब ये हो जाता है रैंडम एरर, उसका असर क्या होता है, इम्पैक्ट कहते हैं असर, उसका असर फिर हमारे पास क्या होता है। कॉजेज डाटा स्कैटर्ड अराउंड द ट्रू वैल्यू, स्कैटर्ड होता है फैल जाना, असल वैल्यू के इर्द गिर्द फैल जाता है डाटा। असल वैल्यू फर्ज करो मेरे पास 2 है, जवाब आता है 4, 3, 6, 1, 0.1, असल वैल्यू नहीं आती, उसके इर्द गिर्द फैल जाता है डाटा, उसको हम स्कैटर्ड कहते हैं। एवरेजिंग मल्टीपल मेजरमेंट कैन रिड्यूस, जब हम मल्टीपल करते हैं वो कम हो जाते हैं, और एवरेजिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स कैन रिड्यूस दिस एरर। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि हम बारी बार मेजरमेंट करें, उसके एवरेज लें, तो उसको हम इस एरर को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, कॉज कंसिस्टेंट इन एक्यूरेसीज ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट। हमारे पास लगातार इनएक्यूरेसीज आ रही हैं, गलत जवाब आ रहे हैं, फॉल्टी इक्विपमेंट बना ही सही नहीं है, पीछे से बिल्ट इन प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मसला आ रहा है पीछे से ही, हमने तो सही खरीदा था। कैलिब्रेशन इशू, मतलब कि उस पर जो निशानात लगे हैं उनमें आगे पीछे है, ठीक है, सही तरह नहीं लगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फ्लॉ, किसी ने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन बनाया कोई टूल, वो सही बना ही नहीं डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन तो बना दे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही उसके ऊपर हमारे पास, तो वो मसला आ सकता है।
एग्जाम्पल क्या है, अ स्केल डैट ऑलवेज रीड 0.5 ग्राम्स टू हाई, और अ रूलर विद इनकरेक्ट मार्किंग। ठीक है, पर कोरोना फुट्टा है मेरे पास स्केल है, उस पर इनएक्यूरेट मार्किंग है। ठीक है, एक्यूरेट मार्क नहीं है या इनकरेक्ट मार्किंग है। 1 मिलीमीटर होता है ना ये, अब वो 2 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर बनाई जा रहा है, मसला आ गया ना। तो ये हो सकता है सिस्टमेटिक एरर है उसमें। असर क्या होता है, रिजल्ट इन इज बायस मेजरमेंट डेट डेविएट फ्रॉम ट्रू वैल्यू इन कंसिस्टेंट डायरेक्शन। रिजल्ट उसका सही नहीं आता, मुड़ जाता है। बायस मेजरमेंट, एक तरह की मेजरमेंट करनी है हमने, तो उसमें रिजल्ट सही नहीं आता। दीज एरर्स कैन रिड्यूस बाय एवरेजिंग, हम बार बार एवरेज लेंगे डाटे की, तो हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की एक्सरसाइज का, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन वो उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा। यहाँ पे हम वीडियो करेंगे दी एंड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसिशंस एंड एक्यूरेसी, प्रिसिशंस और एक्यूरेसी में डिफ्रेंशिएट करो, क्या होता है। प्रिसिशंस या प्रिसाइजेशंस प्रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली रिपीटेड मेजरमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट। कह रहा है कि प्रेफर किसको, प्रिसिशंस में किसको प्रेफर करता है कि एक मेजरमेंट बार बार ले रहे हैं और सेम जवाब आ रहा है। ठीक है, बार बार मेजरमेंट ली मैंने, फर्ज करो 5-6 चीज़ें हैं, मैंने उसको बार बार मेजर की, मल्टीप्लाई की, तो सेम जवाब आ रहा है, जवाब में फ़र्क नहीं आ रहा, उसको प्रिसाइजेशंस कहते हैं। प्रिसाइज जवाब आ रहे हैं मेरे पास। एग्जाम्पल, मेजरिंग द सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल्स टाइम, एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही स्केल से आपने बार 5-10 दफ़ा मेजर किया, सेम जवाब आ रहे हैं। गेटिंग वैल्यूज लाइक 5.12 सेंटीमीटर, 5.13 सेंटीमीटर, 5.11 सेंटीमीटर, कंसिस्टेंट बट नॉट नेसेसरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। जवाब सही आ रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट आ रहे हैं, असल वैल्यू के करीब करीब हैं या उसके करीब आ रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसके उसके बराबर हैं, लेकिन ठीक आ रहे हैं जवाब। एक्यूरेसी क्या होता है, एग्जाम्पल ना भी तो कोई मसला नहीं, आपने बस ये बताना है कि उसमें क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है। एग्जाम्पल आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। एक्यूरेसी क्या होता है, रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट इज टू ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। देखो एक वैल्यू है 100 एक्सेप्टेड वैल्यू मेरे पास, एक मैं फ़र्ज़ करो 2 लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ ये 99.99% मेजर कर सकता है या 99% मेजर कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कितना एक ट्रू वैल्यू जो डिफाइंड वैल्यू उसके कितना करीब तक कर जाके ये कितना करीब करीब मेजर कर सकते हैं, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। मेजरिंग द ऑब्जेक्ट एंड गेटिंग 5 सेंटीमीटर व्हेन ट्रू वैल्यू इज़ 5 सेंटीमीटर। आपने कोई चीज़ मेजर की और उसके जवाब 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर बढ़ी थी, और बाकी में आपने मेजर की तो वो 5 सेंटीमीटर ही जवाब आया, तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट मेजर की, एक्यूरेसी आप में ठीक है। ठीक है, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, बिल्कुल ट्रू वैल्यू के प्लस करीब करीब है। हमने बताया था कि 100% कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।